ओके, तो वी आर स्टार्टिंग कोलिजन. इट्स अ लास्ट टॉपिक ऑफ लॉज ऑफ मोशन चैप्टर. कोलिजन हम सबको वाकिफ़ है, इसे टक्कर कहते हैं बेसिकली. और इसकी डेफिनेशन है इफ़ फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज़ फॉर अ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम. दो बॉडीज़ के बीच में अगर शॉर्ट टाइम के लिए फोर्स लग रहा है तो उसे कोलिजन कहते हैं. और कोलिजन केवल दो बॉडीज़ के बीच में ही हो सकता है. दो से ज़्यादा बॉडीज़ के बीच में कोलिजन हमारे कोर्स में नहीं है. सेकंड चीज़, ज़रूरी नहीं है कि कोलिजन में दो बॉडीज़ एक्चुअली फिजिकली कांटेक्ट में आए. इट नॉट नेसेसरी दैट टू बॉडीज़ आर इन फिजिकली कांटेक्ट एज इन केस ऑफ अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्डिंग. रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, बड़ा फेमस एक्सपेरिमेंट है. उसमें अल्फा पार्टिकल्स की बॉम्बार्डिंग कराई गई गोल्ड फॉइल पर, और उसमें कंक्लूज़न निकाला कि न्यूक्लियस टाइप का कुछ होता है एटम के अंदर. उसमें क्या हुआ था, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है एटम के अंदर, एक बहुत स्मॉल पार्ट है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज. और अल्फा पार्टिकल को बोलते हैं हीलियम आयन, उस पर भी पॉजिटिव चार्ज है. तो उन दो पॉजिटिव चार्ज को जब आप आपस में टकराने की कोशिश की तो वो फिजिकली नहीं टकराए, लेकिन उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगा. जैसे ही अल्फा पार्टिकल इसकी रेंज में आया, इस न्यूक्लियस ने उस पर फोर्स लगाया, तो वो फिजिकली टकराए नहीं है, तब भी उसे कोलिजन कहते हैं, क्योंकि कोलिजन के डेफिनेशन को फुलफिल करता है. स्मॉल टाइम के लिए फोर्स लग रहा है, वो भी कोलिजन है. कैसा भी टाइप का कोलिजन हो, उसमें एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम. सिस्टम का मतलब दो बॉडीज जो आपस में टकरा रही हैं उस पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है. दो बॉडीज आपस में अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से टकरा रही हैं, और काइनेटिक एनर्जी को इंटरनल एनर्जी कहते हैं. जब दो बॉडीज टकरा रही हैं और आप कंट्रोल करना चाहें कि वो ना टकराएं तो वो पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब जब टकरा रही है बॉडी तो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से टकरा रही है, मतलब वो इंटरनल एनर्जी है. तो उस टाइम आपका कोई कंट्रोल नहीं होता, मतलब एक्सटर्नल फोर्स उस पर ज़ीरो होता है. एक्सटर्नल फोर्स की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट टाइम. हमें सबको मालूम है न्यूटन की सेकेंड लॉ, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. अगर फोर्स जीरो है इसका मतलब पी का मोमेंटम, पी जो है मोमेंटम है, मोमेंटम का डिफ्रेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में जीरो है. और हमें पता है केवल कांस्टेंट क्वांटिटी का ही डिफ्रेंशिएशन जीरो होता है. इसका मतलब लीनियर मोमेंटम क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया. तो कैसा भी आपका कोलिजन है, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा. और ये सबसे बेसिक लॉ है. किसी भी कोलिजन के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेसिक लॉ है लीनियर मोमेंटम मस्ट बी कंजर्व्ड. उसका कारण क्या है कि जब भी बॉडीज आपस में टकरा रही हैं तो एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, और एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा. इसका मतलब ये जो पॉइंट 7 है ये आप हर केस में लिख सकते हो. इन एनी काइंड ऑफ कोलिजन, पहली बॉडी का लीनियर मोमेंटम, सेकेंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, फर्स्ट बॉडी का लीनियर मोमेंटम, सेकेंड बॉडी का लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, ये मस्ट है. मतलब इसको तो हम अप्लाई करते ही करते हैं, हर कोलिजन के अंदर ये आपके पास में आएगा. तो ये हमें मालूम होना चाहिए. अब देखिए कितने टाइप के कोलिजन होते हैं. दो टाइप के कोलिजन है, एक वन डायमेंशनल कोलिजन, एक टू डायमेंशनल कोलिजन. अगर बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन बॉडीज वन डायमेंशन में चलती है तो उसे वन डायमेंशन कोलिजन कहते हैं. और बिफोर या आफ्टर या दोनों केसों में बॉडीज एक प्लेन में मूव करती है, एक प्लेन बन रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन रहा है, तो उसे टू डायमेंशन कोलिजन कहते हैं. तो अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है बिफोर एंड आफ्टर तो वो 1D कोलिजन है, और एक प्लेन में मूव हो रही है बॉडी तो वो टू डायमेंशनल कोलिजन है. ये फर्दर तीन टाइप से डिवाइड हो सकते हैं, 1D और 2D दोनों. इलास्टिक, इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, तीन टाइप के कोलिजन हो सकते हैं. इलास्टिक कोलिजन का मतलब है काइनेटिक एनर्जी कंजर्व. इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड. तो हमें मालूम होना चाहिए कि केवल इलास्टिक कोलिजन ऐसा होता है जिसमें काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, और प्रैक्टिकली ऐसा कोलिजन कभी पॉसिबल नहीं है. प्रैक्टिकली ऑल टाइप ऑफ कोलिजन केवल इन इलास्टिक के अंडर में आते हैं. ओनली इन इलास्टिक पॉसिबल है, ना तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन पॉसिबल है, ना परफेक्टली
सॉरी परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी पॉसिबल नहीं है और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन भी पॉसिबल नहीं है। केवल सारे कोलिजन इसी कैटेगरी में आते हैं प्रैक्टिकली। इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है। इन परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब है आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज आपस में जुड़ गई हैं, कनेक्ट हो गई हैं। तो अगर आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज आपस में कनेक्ट हो जाती हैं तो उसे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। ऐसा कोलिजन भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो सारे टाइप के कोलिजन में आप लिख सकते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन, मतलब बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज का लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। और इलास्टिक कोलिजन अगर हो तो हम लिख सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन ये हमेशा कंजर्व रहेगा, लेकिन ये केवल इलास्टिक कोलिजन में ही पॉसिबल है। तो अगर आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन है तो आप इन दोनों को लिख सकते हो, और अगर इलास्टिक कोलिजन नहीं है तो सिर्फ इसको लिख सकते हो, इक्वेशन नंबर 7, और इसे हमेशा लिखते ही लिखते हैं। एक डेफिनेशन होती है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसे स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशो है, किसका रेशो है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज आफ्टर कोलिजन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडीज बिफोर कोलिजन। मतलब एक इस तरह का, मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में चल रहे हों, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपस में अपोजिट डायरेक्शन में कोलाइड कर रहे हों। तो दोनों ही केसों में हमेशा V2 की वैल्यू V1 से ज़्यादा होती है। मतलब मोस्टली, क्योंकि क्या है, क्योंकि कोलिजन केवल एक टाइम होता है, ये चीज़ ज़रूरी है। कोलिजन सिर्फ एक टाइम होता है इंटरनल एनर्जी की वजह से। अगर बार बार कोलिजन हो रहा है तो उसमें कोलिजन के फार्मूले वैलिड नहीं है, उसे हम कोलिजन नहीं मानते हैं, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। अगर बार बार कोलिजन हो रहा है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है सिस्टम पर, और अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो वो कोलिजन नहीं है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी का डिफरेंस। तो ये आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज़ की वेलोसिटी है V1 V2, इनका डिफरेंस लेना है। ये केवल पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव नहीं हो सकती। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन मतलब ये पॉजिटिव होगा ऊपर वाला भी, और ये नीचे भी पॉजिटिव होगा। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि ये दोनों पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव के लिए आपने क्या किया, V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर किया, और जो वैल्यू आई उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। जो भी वैल्यू आ रही है वेलोसिटी के डिफरेंस का, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। ऐसे ही U1 माइनस U2, ये बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डिफरेंस है। अगर ये किसी भी कीमत पर अगर नेगेटिव आता है तो इसका हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, मतलब पॉजिटिव बना लेते हैं। मोस्टली जो है वन डायमेंशन कोलिजन इस तरह का होता है कि दोनों बॉडीज़ बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। अगर दोनों बॉडीज़ आपस में इस तरह से चल रही है कि m1 मास की बॉडी U1 वेलोसिटी से m2 मास की बॉडी की तरफ चल रही है, इसे भी वन डायमेंशन कोलिजन की कैटेगरी में डालते हैं। देखिए, हमें मालूम है कोलिजन केवल एक बार ही होता है। अगर बार बार कोलिजन हो रहा है तो उसे हम कोलिजन मानते ही नहीं है, क्योंकि उसमें एक्सटर्नल फोर्स लग रहा होगा तभी वो पॉसिबल है, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं है। तो मान लीजिए इस तरह का कोई हमने टास्क ले लिया कि m1 मास की बॉडी U1 वेलोसिटी से m2 मास की बॉडी की तरफ मूव कर रही है और इसकी वेलोसिटी है U2। अगर कोलिजन होना है तो श्योर है कि U1 ग्रेटर देन U2 होगा, क्योंकि अगर U2 ज़्यादा है तो ये तेज़ी से आगे निकल जाएगी, कोलिजन होगा ही नहीं। तो कोलिजन हो रहा है, इसका मतलब U1 ग्रेटर देन U2 है। तो नीचे जो वेलोसिटी का डिफरेंस में इसमें U1 पहले लिखना है, U2 बाद में लिखना है। कोलाइड हुए और कोलिजन के बाद में इनकी वेलोसिटी है V1 V2, 100% V2 ग्रेटर देन V1 है, क्योंकि अगर V1 ग्रेटर होगा तो वापस कोलाइड करेंगे, लेकिन ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। तो V2 ग्रेटर देन V1, तो ऊपर V2 माइनस V1 पॉजिटिव आएगा, नीचे U1 माइनस U2 पॉजिटिव आएगा। तो ये दोनों पॉजिटिव तभी हो सकते हैं जब ऊपर हम V2 माइनस V1 लिखें, नीचे U1 माइनस U2 लिखें। अब जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके लिए E की वैल्यू 1 होती है। जो इलास्टिक कोलिजन है उसके लिए हमें E की वैल्यू 1 लेनी है। इन इलास्टिक के लिए E की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेनी है, ये इन इलास्टिक कोलिजन की वैल्यू है। और परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हो तो E की वैल्यू 0 लेनी है, ये परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए है। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हमें ध्यान रखना है, इलास्टिक के लिए 1, इन इलास्टिक के लिए 0 से 1 के बीच में, और परफेक्टली इन इलास्टिक के लिए 0। देखिए, कॉमन डेरिवेशन हम कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। वेलोसिटीज आफ्टर बॉडीज इन इलास्टिक कोलिजन फॉर वन डायमेंशनल मोशन।
अगर मान लीजिए वन डायमेंशनल मोशन है, एक ही स्ट्रेट लाइन के अलोंग बॉडीज आपस में टकरा रही हैं, तो लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो हम हर केस में लिख सकते हैं, 1D हो 2D हो कैसा भी कोलिजन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वेक्टर की फॉर्म में आप हर केस में लिख सकते हैं। वन डायमेंशन में हमें मालूम है कि सारे एक ही स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो इसका वेक्टर हटा के प्लस लगा दिया, 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 मतलब सारे वेक्टर्स हट गए 1D के लिए। तो 1D के लिए अगर मुझे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, इट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मतलब ये आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी है, ये बिफोर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी है। यहाँ से मैंने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया u1 माइनस u2 को e से, तो हो गया EU1 माइनस EU2 इजिकल टू V2 माइनस V1। यहाँ से V2 की वैल्यू आ गई, माइनस V1 को इस तरफ ले गए तो प्लस का बन गया। अब आपने क्या किया, इस V2 की जो वैल्यू आई है इसे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में प्लेस कर दिया। ओके, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हमारे पास में V2 की वैल्यू ये आ गई। इस वैल्यू को, अच्छा V को इसमें थोड़ा ध्यान रखना है, ऊपर से कर्व लिया है और U को ऐसे ऐसे शेप दी है, तो U और V अलग अलग लगने चाहिए। तो आपने क्या किया, V2 की वैल्यू जो आपके पास ही आई है इसे यहाँ प्लेस कर दिया, क्योंकि आपके पास दो इक्वेशंस हैं, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से V2 की वैल्यू को आपने यहाँ प्लेस कर दिया V2 की जगह, तो V2 की जगह हमने ये प्लेस कर दिया, ये रहा, ये V2 की जगह रख दिया, बाकी एज इट इज़ रख दिया। अब M1 V1 M2 V1 को तो इधर ही रख लिया, M1 V1 और M2 V1 को तो हम इधर कर लिया, और ये वाली जो दोनों टर्म्स हैं जो U1 और U2 की फॉर्म में, उसको हम इक्वल के इधर ले आए, तो M1 U1 प्लस M2 U2, यहाँ देखिए M2 E U1 इधर आके माइनस M2 E U1 हो गया, और M2 माइनस का E U2 इधर आके प्लस का M2 E U2 हो गया। क्लियर होगा? ओके, तो देखिए ये आपके पास टर्म इस तरह से आ गई थी। अब इन दोनों टर्म से हमने U1 कॉमन लिया, यहाँ पर बच गया M1 और यहाँ बच गया माइनस E M2, और इन दोनों टर्म से हमने M2 U2 कॉमन ले लिया और यहाँ बच गया 1 और यहाँ बच गया E। मतलब U1 और U2 की फॉर्म में यहाँ रख लिया, और V1 V2 वाली टर्म्स उस तरफ है। इन दोनों से इन दोनों से हमने V1 कॉमन लिया है, ये M1 V1 है प्लस M2 V1, इन दोनों से V1 कॉमन लिया तो ये बच गया M1 प्लस M2। अब V1 आपको सॉल्व करना है तो M1 प्लस M2 का डिवाइड कर दिया, तो इस पूरी क्वेश्चन में M1 प्लस M2 का डिवाइड कर दिया। तो V1 क्या है, V1 इज वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो फर्स्ट बॉडी का आफ्टर कोलिजन हमारे पास में वेलोसिटी ये आ गई। तो देखिए आपके पास दो इक्वेशन थी, एक लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से अगर आपने V2 की वैल्यू को प्लेस कर दिया तो V1 आपने कैलकुलेट कर लिया। अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से हम V2 की बजाय V1 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दें तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। तो उसे हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। याद रखने का तरीका देखिए कैसे है, मैंने लिखा V2 इज इक्वल टू U2। याद कैसे करना है, V2 इज इक्वल टू U2, U2 आया है तो M2 इधर आ गया तो माइनस E M1 प्लस U2 यहाँ आ गया तो U1 के साथ M1, U2 के साथ M2 आया था तो U1 के साथ M1 ब्रैकेट 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2। वापिस देखिए इधर कैसे याद करेंगे, जैसे V1 आया हमारे पास, V1 इज इक्वल टू U1 आया तो M1 माइनस M1 यहाँ आ गया तो E M2 प्लस U1 यहाँ आ गया तो U2 के साथ M2 1 प्लस E अपॉन M1 प्लस M2। अभी देखिए जैसे ये आपके पास स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया V2 और V1 का। आपसे बोला जाए कि इलास्टिक कोलिजन में दोनों बॉडीज की वेलोसिटी क्या क्या होंगी इलास्टिक में, तो हमें पता है इलास्टिक कोलिजन में बस E की वैल्यू 1 हो जाती है, परफेक्टली इन इलास्टिक में E की वैल्यू 0 हो जाती है, इन इलास्टिक में E की वैल्यू E रहती है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में E की वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ 1 कर देंगे तो फार्मूला बन जाएगा V2 इज इक्वल टू U2 ब्रैकेट M2 माइनस M1 E की जगह 1 प्लस यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 2, तो 2 M1 U1 अपॉन M1 प्लस M2।
तो इलास्टिक कोलिजन में हमें अलग से कुछ नहीं करना, बस ई की वैल्यू को 1 रख के हमने फार्मूले बनाने हैं। ऐसे यहाँ पर भी ई की वैल्यू अगर हम 1 रख लेंगे तो आपके पास इलास्टिक कोलिजन में फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आ जाएगी। देखिए अगर आपको परफेक्टली इनइलास्टिक करना है तो परफेक्टली इनइलास्टिक में ई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी ई की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, यहाँ भी ई की वैल्यू 0, और आप देखेंगे कि जब परफेक्टली इनइलास्टिक में ई की वैल्यू 0 रखते हो तो V1 और V2 की दोनों की वैल्यू सेम आएगी आपके पास में, इन दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6.13 हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6.13 में क्या कह रहा है, 2 बॉल्स हैं और एक बिलियर्ड का एक गेम होता है, बिलियर्ड बॉल्स हैं ये, उसमें 6 पॉकेट्स होती हैं, ऐसे 6 पॉकेट, जैसे कैरम बोर्ड में पॉकेट्स हैं, उस कैरम बोर्ड में 4 पॉकेट्स होती हैं, इसमें 6 पॉकेट्स होती हैं। तो मान लीजिए ये सेकंड बॉल को हम स्टिक से, ये फर्स्ट बॉल है, इसको क्यू बॉल कहते हैं, CUE, इसको टारगेट बॉल कहते हैं जिस पे हिट करते हैं। तो आपने क्यू बॉल को हिट करना है, स्टिक की हेल्प से खेलते हैं, इसे ऐसे स्टिक से मारते हैं। तो स्टिक से आपने पहली बॉल क्यू बॉल को मारना है और टारगेट बॉल पर आपने इस बॉल से स्ट्राइक कराना है और टारगेट बॉल को हमें कॉर्नर पॉकेट में डालना है, इस पॉकेट में टारगेट बॉल जलेगी। टारगेट बॉल मतलब सेकंड बॉल। तो सेकंड बॉल वो कह रहा है कि ये जो इनकी ये जो डायरेक्शन है, इससे सेकंड बॉल 37 डिग्री का एंगल बना के इस पॉकेट में चली जाती है। तो फर्स्ट बॉल जो होगी क्यू बॉल, वो कितने डिग्री एंगल बना के किस डायरेक्शन में जाएगी, ये हमें फाइंड करना है। तो ये पहली बात तो 2D का क्वेश्चन है, एक प्लेन में हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में नहीं हो रहा है ये। और कोलिजन कैसा दे रखा है, कोलिजन दे रखा है इलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक है और दोनों बॉल का मास बराबर दे रखा है और सेकंड बॉल रेस्ट में है। इस क्वेश्चन को हमें करना है। हमें पता है कैसा भी क्वेश्चन हो, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तो लगता ही लगता है। चूंकि ये 2D का क्वेश्चन है तो वेक्टर नहीं हटाना हमें, 1D में वेक्टर हटा देंगे, 2D में हमें वेक्टर नहीं हटाना। इलास्टिक कोलिजन है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन भी आप लगा सकते हो। बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडीज़ की काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करनी है। आप चाहें तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, लेकिन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाने के बाद क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और हम उसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा प्रैक्टिस में पता लगेगा कि किस सिचुएशन में कौन सा इक्वेशन हमें ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। तो आपने इसकी दोनों का अप्लाई किया। मास m, फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी u1, सेकंड बॉडी रुकी हुई है तो ये 0 हो गया, m1 v1, m का मतलब m v1 प्लस सेकंड बॉडी का मास भी सेम है m v2। यहाँ हम अप्लाई किया हाफ m u1 स्क्वायर, सेकंड बॉडी की काइनेटिक एनर्जी 0 है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है, इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर प्लस हाफ m v2 स्क्वायर। यहाँ से m कॉमन लेके आपने कैंसिल कर दिया तो ये आ गया u1 इजिकल टू v1 प्लस v2, और यहाँ से हाफ m आपने कॉमन लेके कैंसिल कर दिया तो ये आ गया u स्क्वायर इजिकल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये 2 इक्वेशन आपके पास निकल के आएगी। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, इसे 2 कह दिया। ये लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से आई है, ये काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन से आई है। ये 2 इक्वेशन आ गई। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्क्वायर की फॉर्म में है, लेकिन ये सिंगल है। तो हम इनको कंपेयर कैसे करें, क्योंकि इन्हीं से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप c वेक्टर इजिकल टू a वेक्टर b प्लस b वेक्टर, तो c की वैल्यू क्या होती है, c की वैल्यू होती है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कॉस, इनके बीच में एंगल v1 और v2 के बीच में एंगल। तो देखिए v2 बॉल यहाँ गई है, ये सेकंड बॉल यहाँ गई है और फर्स्ट बॉल यहाँ गई है, तो टोटल एंगल इनके बीच में θ1 प्लस θ2 है। तो मैंने इसे θ1 प्लस θ2 ही लिख दिया, क्योंकि दोनों बॉडीज़ जो है आफ्टर कोलिजन उनके बीच में एंगल बन रहा है θ1 प्लस θ2, तो आपने उसे इसी फॉर्म में लिख दिया। तो ये आपके पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद u1 की वैल्यू आ गई। अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये हमारा u1 स्क्वायर आ जाएगा v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस θ1 प्लस θ2। इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया। अब देखिए इक्वेशन नंबर 2 और इससे मैंने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया। 2 और 4 में ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये u1 का मतलब u है, हम इसे u ले रहे हैं, तो
u1 का मतलब u, ये हम पहली बॉडी की वेलोसिटी u मान रहे हैं, तो u1 को हमने u से सिंबलाइज किया है, तो u की वैल्यू ये थी और इसका स्क्वायर किया तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई। अब ये 2 भी स्क्वायर फॉर्म में और 4 भी स्क्वायर फॉर्म में है और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर देंगे और राइट हैंड साइड को इक्वल करने पर हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा। देखिए आपने इक्वेशन नंबर 2 को 4 से इक्वेट किया है, इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2। यह आपने इक्वेशन बना ली। v1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर 0, v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर 0, तो हमारे पास में आ गया 2v1 v2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 0। अब v1 और v2 दोनों वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन ये जीरो हो नहीं सकती, तो ये जीरो हो नहीं सकती, ये टर्म हमारी जीरो है टोटल, ये जीरो हो नहीं सकता, 2 जीरो है नहीं, तो इसको कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 मस्ट भी जीरो, इसमें फिर कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 जीरो होगा। और हमें पता है कॉस 90 जीरो होता है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल कितना आ जाएगा 90 डिग्री। थीटा 2 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 37 डिग्री दे रखा है और थीटा 1 पूछा है, तो थीटा 2 की जगह 37 डिग्री रखा है, तो थीटा 1 हमारा 53 डिग्री आ गया। थैंक यू।